दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि कृषि जगत से जुड़ी तमाम गतिविधियों की, आधुनिक तकनीकों की और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। ये सभी जानकारियां 3 अलग अलग सेगमेंट के जरिए हम आपके लिए लेकर आते हैं: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। अच्छी फसल के लिए जरूरी है कि जो पौधे की नर्सरी है वो अच्छी तैयार हो, और अच्छी नर्सरी के कई तरह के उपाय हैं। लेकिन अगर आप ट्रे के जरिए नर्सरी बनाते हैं तो आपको इसमें काफी अच्छी सफलता हाथ लग सकती है। ट्रे में नर्सरी किस तरह से तैयार की जाती है और इसके क्या लाभ है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सब्जियों के बिना थाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे देश में अलग अलग मौसमों के लिए अलग अलग तरह की सब्जियां उपलब्ध रहती हैं। ज्यादातर सब्जियां 2 चरणों में उगाई जाती हैं। पहले चरण में नर्सरी तैयार होती है और दूसरे चरण में उनकी मुख्य खेती। अगर आप ट्रे में नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो टमाटर, बैंगन और बेल वाली सब्जियों के लिए 18 से 20 घन सेंटीमीटर वाली ट्रे की जरूरत होगी, जबकि शिमला मिर्च, फूल गोभी और सलाद वाली सब्जियों के लिए 8 से 10 घन सेंटीमीटर की। इस तरह की प्लास्टिक ट्रे में शंकु के आकार वाले खाने बने होते हैं। शंक्वाकार का मतलब है कि ये खाने ऊपर से चौड़े और नीचे की ओर संकरे होते चले जाते हैं। बीज इन्हीं खानों में बोए जाते हैं। ट्रे में बीज बोने के लिए मिट्टी नहीं बल्कि अलग तरह का पदार्थ चाहिए। इस पदार्थ में 3 हिस्से कोकोपीट, 1 हिस्सा वर्मीकुलाइट और 1 हिस्सा परलाइट का होगा। इस मिश्रण को पानी में भिगोकर खानों में भरे देंगे और हर खाने में 1-1 बीज बोया जाएगा। बुआई के बाद बीज को वर्मीकुलाइट से ढक दिया जाएगा। वर्मीकुलाइट इसलिए क्योंकि इसमें नमी ज्यादा देर तक बनी रहती है। बीजों के अंकुरण के समय तापमान अनुकूल हो तो ट्रे को बाहर भी रख सकते हैं, वरना अंदर रखना ही बेहतर रहता है। गर्मियों के समय दिन में 2 बार और सर्दियों में 1 बार सिंचाई करनी होगी। बुआई के 1 हफ्ते बाद पानी के साथ नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस मिलाकर छिड़काव किया जाएगा। इस तरह उगाए पौधे 22 से 25 दिनों में तैयार हो जाते हैं, जबकि आम विधि में ये 1 माह का वक्त लेती है। ट्रे के पौधे मुख्य खेत में रुपाई के बाद जल्दी पनपते हैं और बेहतर पैदावार देते हैं। आमतौर पर रुपाई सुबह या शाम के समय करें। ज्यादा गर्मी हो तो शाम का वक्त ही चुने। ट्रे में पौध तैयार करने के कई फायदे हैं। एक तो इसमें बेमौसमी पौध भी आसानी से तैयार हो जाती है। दूसरे, मिट्टी जनित बीमारियों का खतरा नहीं रहता। तीसरे, कम जगह में ज्यादा पौध तैयार हो जाती है। और चौथे, पौध को ट्रे सहित कहीं भी लाना ले जाना आसान होता है। इसके अलावा पौधों की बढ़वार एक समान होती है और जड़ें नहीं टूटती। जड़ें न टूटने की वजह से ही फसल जल्द तैयार हो जाती है। ट्रे में संकर किस्मों के बीज की बर्बादी कम होती है और सभी पौधे विषाणु से मुक्त होते हैं। ट्रे में पौध तैयार करेंगे तो उसे बेचना भी आसान होगा और नर्सरी का व्यवसाय करना भी। आधुनिक तरीकों ने खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज अगर हमारा देश रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले पा रहा है तो उसमें नई तकनीक का बड़ा योगदान है। ट्रे विधि से नर्सरी तैयार करना भी आधुनिक तकनीक है, जो किसानों का काम न सिर्फ आसान बना सकती है बल्कि ज्यादा लाभकारी भी। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में लगातार किसान जो खेती कर रहे हैं और अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके दुष्प्रभाव अब साफ तौर पर सामने आने लगे हैं। ऐसे में कुछ प्रगतिशील किसानों ने जैविक खेती को अपनाया है और इसमें उन्हें अच्छी खासी सफलता भी मिल रही है। मसलन उत्तराखंड के रहने वाले जियालाल चंचल किस तरह से जैविक खेती के जरिए अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं कृषि क्षेत्र में और साथ ही उन्होंने जबरदस्त सफलता हासिल की है। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए।
में अधिक जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से वे कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून गए और वहां के वैज्ञानिकों के संपर्क में आए। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने जियालाल की काफी मदद की। जियालाल ने जैविक तकनीकी अधिकारियों से भी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। साथ ही इन्होंने दिल्ली के फार्मों में भी जाकर जैविक विधि से गुलाब की खेती के गुणों को सीखा और समझा। जियालाल ने अपने खेतों में सबसे पहले गुलाब लगाया, जिसमें इन्हें अपार सफलता मिली। धीरे धीरे जियालाल को जैविक खेती के सुखद परिणाम मिलने लगे। जियालाल ने अपने खेतों में गाय के मलमूत्र का इस्तेमाल किया। जैविक विधि से खेती कर जियालाल के खेतों को नया जीवन मिलने लगा और उनके अपने जीवन को नई गति मिलने लगी। अब वे जैविक विधि को पूरी तरह से समझने लगे थे और इसका प्रयोग अपने खेतों में भी करने लगे। 1999 में जियालाल ने जैविक खेती को शुरू किया था। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा। इन्होंने अपने खेत में आलू उगाए। अच्छी गुणवत्ता के आलू प्राप्त हुए तो इन्होंने विभिन्न सब्जियों की खेती भी करनी शुरू कर दी। जियालाल से सब्जी खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। खेतों में अच्छी पैदावार हो रही थी। इन्होंने अपनी कामयाबी को नए आयाम देने के लिए अपने एक किसान भाई के साथ मिलकर सब्जियों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया। अब वे सब्जियों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने लगे। उनका ये प्रयास बेहद कामयाब रहा। उनकी सब्जियों की गुणवत्ता और शुद्धता ने ग्राहकों को आकर्षित कर लिया था। वे महंगे दामों पर भी जियालाल की सब्जियों को खरीदने लगे। सब्जियों के ज्यादा दाम पर बिकने के कारण जियालाल की आमदनी बढ़ गई। आगे चलकर इन्होंने विभिन्न किस्मों की बासमती लगाई, जिसकी अच्छी पैदावार हुई। जियालाल ने अपने खेतों में कुछ अन्य प्रयोग भी किए। इन्होंने आड़ू, नीम और बेल के पत्तों को गौमूत्र में पकाकर खेतों में डाला। इनके इस प्रयोग से फसल पैदावार में काफी बढ़ोतरी हुई। गांव में जियालाल की सफलता से लोग काफी प्रभावित हुए। इन्हें लोगों से सम्मान भी मिलने लगा। साथ ही इनकी तरक्की से प्रभावित होकर गांव के अन्य किसान भी जैविक खेती को अपनाने लगे। जीवन के कई उतार चढ़ाव को झेलते हुए जियालाल ने कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की है। कृषि के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इन्हें मिले पुरस्कार ये बताते हैं कि उनका संघर्ष बेकार नहीं गया है। इसके साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। खेती किसानी के दौरान किसानों को अक्सर पूंजी की आवश्यकता होती है और पहले का एक जमाना था जब इसके लिए किसानों को साहूकारों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब जमाना बदल चुका है और किसानों के लिए मौजूद है किसान क्रेडिट कार्ड। ये खास योजना जो किसानों के लिए कई सालों से चलाई जा रही है, ये किस तरह से किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। किसान अपने खेतों में बड़ी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन कई बार उनकी मेहनत में पानी फिर जाता है प्राकृतिक आपदाओं के कारण और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसी मुसीबत के सामने किसानों को राहत देने के लिए चलाई जा रही है योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज आपके लिए हम जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है इससे आपको लाभ जरूर होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।